नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। और आज के इस वीडियो में हम कक्षा 11 जो NCERT की पाठ्य पुस्तक है उसका 11वां चैप्टर उष्मागतिकी से संबंधित उस चैप्टर का एक महत्वपूर्ण टॉपिक देखने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है न्यूटन का शीतलन नियम। जो कूलिंग लॉ है न्यूटन के द्वारा दिया गया था, उसके बारे में आज इस वीडियो में अध्ययन करने वाले हैं। आप इसको समझने वाले हैं। देखिए, इस नियम को समझने से पूर्व जो उष्मागतिकी के महत्वपूर्ण जो कंसेप्ट है जो इस वीडियो में यूज में आएंगे, इस टॉपिक में यूज में आएंगे, मैं आपको बता देता हूं। जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उष्मा का प्रवाह सदैव उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होता है। उष्मा का प्रवाह सदैव उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होता है। हम जानते हैं कि उष्मा प्रवाह किधर से किधर की ओर होता है? तापांतर के कारण से होता है। उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होता है। उच्च ताप से किधर होगा? निम्न ताप की ओर होगा। उष्मा का प्रवाह उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होता है। अब देखिए, तब तक होता रहेगा जब तक दोनों वस्तुओं का जैसे दो बिंदुओं का ताप है वो समान ना हो जाए। दो बिंदुओं के मध्य उष्मा का प्रवाह चलता रहेगा जब तक कि उनका ताप समान ना हो जाए, तो उष्मा उच्च ताप से निम्न ताप की ओर प्रवाहित होती है। ये क्लियर कर लीजिए। अब मैं यहां पर कुछ एग्जांपल आप लोगों को बताता हूं कि जैसे ये हमारे पास में कोई चाय का कप है, इसमें चाय भरी है। क्या भरी है? चाय भरी है। इसका टेम्परेचर है 80 डिग्री सेंटीग्रेड। 80 डिग्री सेंटीग्रेड। और हम जिस वातावरण में रह रहे हैं, हम कंसीडर कर लें इस वातावरण का तापमान है 30 डिग्री सेंटीग्रेड। यह है वातावरण का ताप, जिसको आप परिवेश का ताप भी कह सकते हैं। वातावरण या परिवेश एक ही बात है। परिवेश वर्ड भी आपको मिल सकता है, सराउंडिंग। तो जो वातावरण है उसका टेम्परेचर है 30 डिग्री, जबकि चाय का जो तापमान है वो है 80 डिग्री सेंटीग्रेड। दोनों में ताप में अंतर है, और ताप में अंतर होने के कारण से ये जो चाय है वो ठंडी होती है। हम ये जानते हैं कि चाय को यदि हम थोड़ी देर वातावरण में खुले में रख दें तो वो धीरे धीरे ठंडी होती चली जाती है। अब जैसे वातावरण का जो हिस्सा है उष्मा लेता है, ये जो चाय है वो उष्मा का उत्सर्जन करती है, और ये जो वातावरण है उष्मा को ग्रहण करता है। लेकिन जो वातावरण है वो इतना बड़ा है कि इसके ताप में बहुत कम न के बराबर ताप में परिवर्तन आता है। 30 डिग्री है तो 30 डिग्री रहेगा। यह हमने कंसीडर कर लिया है। अब देखिए, यदि हम बात करें 5 मिनट बाद की, तो 5 मिनट बाद इसका जो तापमान है वो 70 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। 5 मिनट बाद में इसका तापमान कितना हो जाएगा? 70 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 80 से 5 मिनट बाद में 70 हो गया। अब देखो, फिर यदि 5 मिनट की बात करें, तो इसका टेम्परेचर कितना हो गया? पहले 5 मिनट में तो 10 डिग्री डाउन हुआ। अगले 5 मिनट में कई बार हमारे को ऐसा लगता है कि पहले 5 मिनट में 10 डिग्री डाउन हुआ तो अगले 5 मिनट में ये 70 डिग्री सेंटीग्रेड से 60 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। बट ये नहीं होगा। हर 5 मिनट में 10-10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप में कमी नहीं आएगी। तो फिर क्या होगा? ध्यान दीजिए, पहले जितने, क्योंकि इन दोनों का जो डिफरेंस था वो 50 था। अब इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 40 है। तो जैसे वातावरण और परिवेश के ताप का अंतर कम होता जाता है, जो ठंडा होना है, जो ठंडे होने की जो दर है वस्तु के, वो भी धीरे धीरे घटती चली जाती, कम होती। इसका मतलब हुआ कि जैसे मान लिया, हमें कंसीडर कर ले इसका तापमान हो गया 61 डिग्री सेंटीग्रेड। पहले 5 मिनट में 10 डिग्री सेंटीग्रेड डाउन हुआ, और दूसरे 5 मिनट में 9 डिग्री ही डाउन हुआ। अब फिर से यदि बात करें तो अब इन दोनों का डिफरेंस देखिए कितना रह गया? 31 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना रह गया? 31 डिग्री सेंटीग्रेड परिवेश तथा वस्तु का तापमान का अंतर रह गया। जैसे जैसे टाइम बढ़ता है, ठंडे होने की दर भी घटती चली जाती है। चाय हर 5 मिनट में तापमान कम हो रहा है, लेकिन जो तापमान में गिरावट पहले हो रही थी उतनी गिरावट बाद में नहीं होगी, और अंत में जो चाय है उसको ठंडा होने में बहुत सारा समय लगेगा। और जब तापमान इसके नजदीक होगा
प्रवेश के तापमान के नजदीक तो वो बड़ी मुश्किल से ठंडी होगी या काफी देर से ठंडी होगी, काफी देर से ठंडी होगी। तो इसी घटना को समझाने के लिए ही न्यूटन ने अपना शीतलन का नियम दिया, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। कूलिंग के लिए एक नियम है। इन्होंने क्या कहा, स्टेटमेंट सुन लीजिए आप लोग, कि किसी वस्तु के ठंडा होने की दर या शीतलन की दर वस्तु तथा प्रवेश के तापांतर के समानुपाती होती है। नियम एक बार सुन लीजिए, क्या है कि किसी वस्तु के ठंडा होने की दर, वस्तु ठंडा हो रही है क्योंकि प्रवेश और वस्तु के तापमान में अंतर है। अंतर होने की वजह से क्या होगा, उच्च ताप से निम्न ताप की ओर उष्मा का प्रवाह होगा और उसकी वजह से वस्तु ठंडी होगी। वस्तु ठंडी होगी, उसके तापमान में कमी आएगी। तो वस्तु के ठंडा होने की दर या शीतलन की दर वस्तु और प्रवेश के ताप में जो अंतर है, वस्तु और प्रवेश के ताप में अंतर के समानुपाती होती, वस्तु तथा प्रवेश के तापांतर के समानुपाती होती। ये इसका स्टेटमेंट है और यही है न्यूटन का शीतलन का नियम। इसको हम मैथमेटिकल फॉर्म में भी पुट करेंगे, अलग अलग फॉर्म में पुट करेंगे, और इस नियम को किस तरीके से दूसरे फॉर्म में किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं वो भी आप लोगों को इस वीडियो में बताएंगे। चलिए मैं सबसे पहले इसका स्टेटमेंट पुट करता हूं। क्या है स्टेटमेंट, देख लीजिए कि इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार किसी वस्तु के ठंडा होने की दर, किसी वस्तु के ठंडा होने की दर कह दीजिए, या आप कह सकते हैं शीतलन की दर, शीतलन की दर वस्तु व प्रवेश के तापांतर के समानुपाती होती है। वस्तु व प्रवेश के तापांतर, ताप में अंतर के समानुपाती होती है, के समानुपाती होती है। ठंडा होने की जो दर है वो प्रवेश और वस्तु के ताप पर निर्भर करती है। अब इसको हम मैथमेटिकल फॉर्म में किस तरीके से लिख सकते हैं वो देख लीजिए। कैसे, यदि हम कंसीडर कर लें कि वस्तु का ताप T है, वस्तु का ताप कितना मान लें, कैपिटल T, T0 हम मान लें प्रवेश का ताप, प्रवेश का जो ताप है वो T0 कंसीडर कर लें, तो शीतलन की जो दर है, शीतलन की दर, या हम इसको कह सकते हैं ठंडा होने की दर, ठंडा होने की दर, जिसको हम dq बाई dt से पुट करेंगे। देखिए ये है q, यहां पर उष्मा है, t यहां पर समय है, तो समय के साथ उष्मा उत्सर्जन की दर, वस्तु उष्मा उत्सर्जित कर रही है, प्रवेश उष्मा ग्रहण कर रहा है, तो dq अपॉन dt है, इसका मान समानुपाती होता है वस्तु तथा प्रवेश के तापांतर। वस्तु का तापमान है T, प्रवेश का तापमान है T0। अब देखिए यहां से हम प्रोपोर्शनल का साइन हटा देते हैं और एक कांस्टेंट यहां पर पुट कर देते हैं। ये जो कांस्टेंट है इसको हमने स्मॉल k से पुट किया है, यहां पर एक नेगेटिव साइन भी दिखाया जाता है। देखिए कि जो k है इसको हम शीतलन नियतांक कहते हैं। ये शीतलन नियतांक होता है, शीतलन नियतांक कहलाता है। क्या कहलाता है? शीतलन नियतांक कहलाता है। क्लियर? और ये जो यहां ऋणात्मक चिन्ह, जहां जो ऋणात्मक चिन्ह है वो क्या बताता है, वो देखिए ऋणात्मक चिन्ह ठंडे होने की दर को बताता है, ठंडे होने की दर को बताता है, ठंडे होने की दर को बताता है कि वस्तु का जो तापमान है वो धीरे धीरे कम हो रहा है, उष्मा उत्सर्जन की जो दर है वो घटती चली जा रही है। तो दोस्तों ये था न्यूटन के शीतलन का नियम, उसका स्टेटमेंट, ये उसका मैथमेटिकल रूप। अब हम क्या करेंगे, इसको दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करने वाले हैं। दूसरे फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं
देखिए, हम विशिष्ट ऊष्मा के डेफिनेशन से जानते हैं, विशिष्ट ऊष्मा की परिभाषा से। विशिष्ट ऊष्मा की परिभाषा से, विशिष्ट ऊष्मा की परिभाषा से हम क्या जानते हैं? देखिए, इस विशिष्ट ऊष्मा को हम ऐसे पुट करते हैं 1/m dq अपॉन dt। ये होता है, ये जो dq है वो है ऊर्जा में परिवर्तन, dt है ताप में परिवर्तन। तो यहां से dq बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास में? ms dt। ये आ गया। इसको मैं देता हूं इक्वेशन नंबर 1, इसे हम देते हैं इक्वेशन नंबर 2। समीकरण 1 और 2 आप लोगों को आगे होंगे समझ में। समीकरण 2 को उठाकर हम समीकरण 1 में पुट कर देते हैं। तो समीकरण 2 को समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 के अंदर रख देंगे, क्या आ जाएगा बोलिए? यहां से हमारे पास में आ जाएगा ms dt अपॉन स्मॉल dt। देख लीजिए, दोनों में ये ताप को बता रहा है, ये वस्तु का तापमान है, ये प्रवेश का तापमान है। m वस्तु के जो अंदर जो वस्तु ठंडी हो रही है उसका द्रव्यमान है, s उसकी विशिष्ट ऊष्मा है। इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं dt अपॉन में स्मॉल dt बराबर माइनस में k बाई ms t माइनस t0। ये हमारे पास में आ चुका है। जो न्यूटन के शीतलन का नियम है उसका दूसरा रूप, दूसरी फॉर्म में हमने इसको पुट कर दिया है। तो k अपॉन में ms, चाहे तो इसको नए नियतांक से k डैश से पुट कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये है ताप, ये जो नेगेटिव साइन है वो ताप में कमी होने की दर या ताप में परिवर्तन की जो दर है वो वस्तु तथा प्रवेश के तापांतर के समानुपाती होती है। तो यहां से इस नियम को हम दूसरे फॉर्म में भी पुट कर सकते हैं। देखिए क्या है, उपरोक्त से क्या स्पष्ट हो रहा है कि किसी वस्तु के ताप में परिवर्तन की दर, ताप में परिवर्तन की दर किसके समानुपाती होगी? वस्तु व प्रवेश के तापांतर के समानुपाती होती है। वस्तु व प्रवेश के तापांतर, वस्तु व प्रवेश के तापांतर के समानुपाती होती है। वस्तु व प्रवेश के तापांतर के समानुपाती होती है। दोनों में जो ताप में अंतर जितना ज्यादा होगा, वस्तु के ताप में जो गिरावट है वो उतनी ही ज्यादा होगी। तो दोस्तों, ये था न्यूटन का शीतलन का नियम और इसको हमने 2 फॉर्म में भी पुट कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, यहां पर शीतलन वक्र यहां पर खींचने वाले हैं। इसके लिए मैं यहां से थोड़ा सा इसको हटा देता हूं। देखिए क्या है, इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं dt अपॉन t माइनस t0 बराबर माइनस में k अपॉन में ms इंटू में dt। अब इस पूरी इक्वेशन को हम इंटीग्रेट यहां पर कर देंगे। इसका समाकलन करने पर, उपरोक्त समीकरण का समाकलन करने पर, उपरोक्त समीकरण का समाकलन करने पर हमें क्या मिलेगा बोलिए? इसका हम इंटीग्रेशन कर देंगे। दोनों तरफ हमने इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया है। k अपॉन में ms यहां पर कांस्टेंट की भांति काम करेंगे। तो ये तो इसका समाकलन तो आगे 1/x का होता है log x, तो यहां पर आगे log t माइनस t0 माइनस में k अपॉन में ms, ये कांस्टेंट की भांति काम करता है। और यहां पर रह गया हमारे पास में 1, तो 1 रह गया, 1 का हो जाएगा t, 1 का क्या हो जाएगा? t हो जाएगा। चाहे तो आप इसको एक नए नियतांक k डैश से पुट कर दीजिए। यहां से इसका हो जाएगा t, इसका हो जाएगा t प्लस में हमने यहां पर लगा दिया ये एक नियतांक c। नियतांक क्या लगाया है? c लगा दिया है।
ये जो के डेस है वो हमने लिखा है के अपोन में एम एस के पदों में, जहां के शीतलन नियतांक, एम पदार्थ का द्रव्यमान और एस उसकी विशिष्ट उष्मा। अब ये इक्वेशन तो आप लोग ध्यान में रखेंगे ही। ये एक रेखा के समीकरण को व्यक्त करता है y बराबर एम एक्स प्लस सी की भांति। हम एक ग्राफ के जरिए आप लोगों को ये जो वक्र है वो समझाएंगे। इसके साथ में इस समीकरण का एंटी लॉग लेने पर देखिए ये सारी चीजें गणित से रिलेटेड है। तो एंटी लॉग लेने का मतलब है इनको हम e की घात में लिखेंगे, एक्सपोनेंशियल की घात में पुट करेंगे। तो जब इनको एक्सपोनेंशियल की घात में पुट करेंगे तो e की घात log t माइनस टी जीरो बराबर e की घात माइनस में k डेस t प्लस सी। इधर से e और log ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। t माइनस टी जीरो बराबर e की घात माइनस में k डेस t प्लस सी आ जाएगा। तो यहां से t बराबर क्या निकल कर आ रहा है, देखिए t इक्वल टू क्या निकल कर आ रहा है, या t माइनस टी जीरो, इसको हम क्या लिख देंगे, e की घात c इंटू e की घात है माइनस में k डेस t। ऐसे इसको पुट किया जा सकता है, ऐसे इसको लिखा जा सकता है। देखो इसको हम एक नया नियतांक पुट कर देंगे, t माइनस टी जीरो बराबर c डेस e की घात माइनस में, यहां से इसको आप k t अपोन में m s भी लिख सकते हैं। अब देखिए ये जो t माइनस टी जीरो है वो है वस्तु तथा प्रवेश के मध्य का तापांतर, दोनों के ताप का अंतर। और ये जो तापांतर है वो समय के साथ में चरघातांक के रूप से घटता है। समय के साथ में जो ताप में अंतर होता है वो चरघातांक की रूप से घटता है, और उसको हम कहते हैं जो वक्र है तापांतर तथा समय के मध्य खींचा गया ग्राफ शीतलन वक्र कहलाता है। कौन सा वक्र कहलाता है, शीतलन वक्र कहलाता है। तो शीतलन वक्र क्या होता है देख लीजिए, शीतलन वक्र खींचा जाता है। मैं यहां पर छोटा सा शीतलन वक्र खींच रहा हूं, जगह को सही तरीके से यूज में लेते हुए। मुझे उम्मीद है आप लोगों को यह दिख रहा होगा, t माइनस टी जीरो और t के बीच में, क्योंकि दोनों ये जो t है वो एक्सपोनेंशियल में है तो ये चरघातांक के रूप से घटता है, इस तरीके से घटता है। तो इस वक्र को हम शीतलन वक्र कहते हैं। और वस्तु तथा प्रवेश का जो तापांतर होता है वो चरघातांक के रूप से घटता है। ये लाइन में इसको देखकर बोल रहा हूं कि वस्तु तथा प्रवेश के मध्य का तापांतर समय के साथ चरघातांक के रूप से घटता है, चरघातांक के रूप से कम होता है। दोस्तों क्लियर? एक में यहां पर आप लोगों को ये समझ में तो आ ही गया होगा। अब इससे मैं एक वक्र आप लोगों के सामने और रख रहा हूं। देखिए ये है एक रेखा का समीकरण, और y बराबर mx जब रेखा आप खींचते हैं तो उसके रेखा का समीकरण होता है ये, इधर y होता है, इधर अक्ष होता है, और ये वाला c होता है। ये क्या होता है, c। क्लियर? अब यहां से आप देखेंगे कि एक तरफ हम ले रहे हैं y का मतलब हो गया है log t माइनस टी जीरो। क्लियर? एक तरफ हम ले लेते हैं t मतलब समय। तो देखिए यहां पर प्लस में c, तो यहां से प्लस में है c, तो ये वक्र यहां से स्टार्ट होगा, ऊपर से स्टार्ट होगा। क्लियर? अब ये जो m है वो रेखा का ढाल होता है, और ये जो रेखा का ढाल है यहां पर रेखा का ढाल है ऋणात्मक, तो रेखा का ढाल होता है ऋणात्मक। इस तरीके से ग्राफ आएगा, तो log t माइनस टी जीरो और समय के बीच में यदि आप इस इक्वेशन से ग्राफ खींचेंगे तो इस टाइप का ग्राफ आप लोगों को प्राप्त होगा। तो ये जो वीडियो है इसमें आप इन चीजों को समझ लीजिए अच्छे से। इसके ऊपर डिपेंड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। हमारे को वस्तु के भी दो तापमान दे देते हैं, प्रवेश का तापमान दे देते हैं, और हमारे को दोनों स्थितियों में से कोई सी एक दो कंडीशन लगाकर क्वेश्चन अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं क्वेश्चनों को सॉल्व कैसे करते हैं उसके लिए इस सूत्र को लिख रहा हूं। जैसे वस्तु का प्रारंभिक तापमान है T1, ये है प्रारंभिक ताप, और T2 है उसका अंतिम ताप। अंतिम ताप कितना है
T2। तो यहां पर ये जो T है वो T1 प्लस T2 बाई 2 के बराबर है। दोनों तापों के प्रारंभिक और अंतिम ताप के औसत मान के बराबर T होता है। क्लियर? ये जो ताप, जैसे T समय में तापांतर कितना है? dt बराबर, जैसे प्रारंभिक ताप तो है T1 और अंतिम तापमान है T2, तो T1 माइनस T2 तापांतर है। और T समय का मतलब हो गया कि ये जो समय है ना वो dt ही है। यहां पर समय जब dt लेते हैं तो तापांतर T1 माइनस T2 आ जाएगा। तो ये जो फॉर्मूला है उस कंडीशन में क्या हो जाएगा? T1 माइनस T2 अपॉन स्मॉल t बराबर, ये कांस्टेंट है, चाहे तो आप इसको इसी फॉर्म में रहने दीजिए, चाहे कांस्टेंट नया लगा लीजिए। यहां पर ये जो t है इसको हम T1 प्लस T2 बाई 2 से लिख देंगे, माइनस में T0 परिवेश का तापमान है। इस फॉर्म में भी इसको लिख सकते हैं। और ये जो फॉर्म है वो बार बार न्यूमेरिकल क्वेश्चनों में पूछी जाती है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये वाला जो सूत्र है वो काम में आता है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक, न्यूटन का शीतलन का नियम। और इसमें हमने वैसे छोटे से वीडियो में बहुत चीजें डाली है और मैंने समझाने का प्रयास किया। यदि फिर भी देखो इसमें यदि इस वीडियो को समझ में नहीं आ रहा, इसका मतलब है कि हमें जैसे लघुगुणक चीजों को, प्रति लघुगुणक चीजों को क्लियर करना पड़ेगा, रेखा का समीकरण क्लियर करना पड़ेगा, तब जाकर ये बेटर तरीके से चीजें समझ में आएगी। इंटीग्रेशन में समझ में आना चाहिए, तब जाकर ये वीडियो समझ में आएगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि जो मैंने 11th के वीडियो बनाए हैं उसमें इन चीजों को अच्छे से शुरू में क्लियर किया है, आप लोगों ने उनको सीखा होगा, तब तो ये जो टॉपिक है वो अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।